पुष्पेंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम भी कराची से हैं, तो कराची का भी बॉम्बे जैसा हाल है कि कराची पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को 70% से ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो हमें भी पता है कि, लेकिन हमारे यहाँ एक फैक्टर है पाकिस्तान आर्मी, जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 1989 से वहां पे कब्जा किया हुआ है इन्होंने, रेंजर्स भेजी हुई है, और कराची पे इनका कब्जा है। और आज तो टोटली इनका कब्जा है, और कराची का 56%, कराची फिजिकली कंटोनमेंट कहलाता है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसके शहर के अंदर कंटोनमेंट इतने हैं। बहरहाल, मेरा दूसरा मुद्दा है सनातन धर्म से पहले, वो है एक इम्पोर्टेंट इशू जो चल रहा है, वो अमेरिकन इलेक्शन है। अमेरिकन इलेक्शन नॉर्मली तो लोकल पॉलिटिक्स पे चलता है, और उनके लोकल स्टेप्स के ऊपर टैक्सेशन और इन चीजों पे लड़े जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है। और खास तौर पे इस बार तो पूरी दुनिया एक तरह से एक मुकाबले पे थी। कुछ लोग बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ट्रंप को, और खास तौर पे हमारे इंडिया में ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। अभी तक वाजे रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद अफजा नजर नहीं आती। आप किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका में जो भी सरकार बनेगी, आफ्टर ऑल उसको इंडिया की तो जरूरत है। आप क्या देखते हैं कि क्या सिनारियो बनने जा रहा है? देखिए, एक तो हिंदुस्तान की पॉलिसी बहुत लंबे वक्त तक भाई नॉन अलाइन की रही, कि जब ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में थी, एक वारसा था और एक नाटो था। उस वक्त भी हिंदुस्तान हमेशा वारसा पैक्ट में रहा और अमेरिका के बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए कि एकदम उसकी गोद में कभी नहीं बैठा, और बार बार ये अलग कहते रहे। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि जो आप कह सकते हैं सोशलिज्म का जहां बहुत बड़ा या कम्युनिज्म का जो बहुत बड़ा एक वो था, वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली मजबूत नहीं थे ये सारे मुल्क, और अमेरिका के साथ में हमेशा हमारे बड़े लिमिटेड रिश्ते रहे। ये बात अलग है कि हम अमेरिका के बहुत सारी पॉलिसीज के हमने नुकसान भी उठाया, लेकिन ये भी एक बड़ी हकीकत है कि सिर्फ आइडियोलॉजी से मुल्क नहीं चलते हैं। अगर अब आपके घर में खाने को नहीं होगा तो आइडियोलॉजी आपको नहीं बचाने आएगी, और आइडियोलॉजी कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। लिहाजा पूरी दुनिया का ये एक पाखंड कह सकते हैं कि ये चलता रहा कि साहब देखिए, हम तो साहब सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अगर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म आपके अवाम को दो वक्त की रोटी नहीं देखा, तो फिर वो सेकुलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, तो इस्लामिक कंट्री होने से अवाम के अंदर या खेतों में गेहूं ज्यादा पैदा होने लगेगा या शक्कर ज्यादा पैदा होने लगेगी, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो आप ठीक है कि आप इस्लामिक कंट्री हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत में तो इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है ना भाई मेरे। आवाम को रोटी चाहिए दो वक्त की, वो अब आप कहां से लाएंगे? अमेरिका से लाएंगे, वारसा से लाएंगे, बीजेपी से लाएंगे और आरएसएस से लाएंगे, डजंट मैटर। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला चला शुरू में, और नॉन अलाइन बना, और उसमें टीटो साहब भी थे, और उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब भी थे, और अपने युगोस्लाविया के भी थे वो। तो कुल मिलाकर के वो सारे दौर निकल गया। इस दौर में हमने ये देखा कि हमारे यहाँ सेंटर में जो हुकूमत आई, उसने सबसे रिश्ता रखा, लेकिन उन रिश्तों में हमेशा जो है पूरा मिडिल ईस्ट नजर आता था, इस देश में मुसलमान नजर आते थे। इन बुनियादों पर रखते हुए यासर अराफात को हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तगमा दिया, भारत रत्न दे दिया उनको हमने। और इन रिश्तों के चलते इसराइल से हमने रिश्ते रखे, लेकिन वो रिश्ते वाजे नहीं किए, पब्लिक में कहीं नहीं गए, ना उनको यहां दावत दी, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी वहां गया। तो एक खामोशी के साथ रिश्ते चलते रहे, और हम उन ताकतों और उन फोर्सेस को तलाश करते रहे जिसमें भारत मजबूत हो सके, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी जो आवाम है वो भी कोई, मेरा ख्याल है 135 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो उसमें ये तो बात ठीक है कि भाई मुसलमान यहाँ रहते हैं, लेकिन अब मुसलमानों को ध्यान में रख करके इसराइल से रिश्ता ना रखा जाए और अमेरिका से रिश्ता ना रखा जाए। अब पाकिस्तान का रिश्ता तो अमेरिका के साथ था, उनका तो कभी रशा के साथ नहीं था, लेकिन हमारा तो रशा के साथ हमारा रिश्ता रहा। और रशा के साथ रिश्ते की वजह यह है कि उन्होंने यूएनओ में हमें हमेशा सपोर्ट किया, तो उनसे रिश्ता रहा। लेकिन रशा के टूटने की एक बड़ी वजह यह भी है कि रशा जो था मिलिट्री पावर था, इकोनॉमिक पावर नहीं था। तो जब वहां हालात खराब हुए तो वो मुल्क टूट गए। वो बाजार सारी मिसाइलें और बड़े सारे बम जो थे उनके पास, वो उस मुल्क को एक नहीं रख पाए, क्योंकि अवाम को रोटी चाहिए और रोटी का इंतजाम उनके पास था नहीं। लिहाजा आज वो मुल्क 24-25 मुल्कों में बट गया। और आज जो स्थिति है, जिसे आज आप देखते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट भी है और इकोनॉमिकली पावरफुल भी है। तो सिर्फ मिलिट्री पावर बनने से आप ताकतवर नहीं होते हैं, क्योंकि मिलिट्री तो आपकी जब भी काम करेगी जब आपके अवाम के पास अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरीके के हालात ना बने कि लोग सड़कों पे जो है
गेहूं को बोरियां लूटने लगे, सड़कों पे लोगों को लूटा जाने लगे, आपके गोदाम लूटने लगे। तो ये आइडियोलॉजी उस वक्त तो अच्छी है जब आप सब कुछ ठीक होते हैं। तो आज अमेरिका के साथ में जो रिश्ते हुए, जब भारत की इकोनॉमी को खोला गया और तमाम लिबरलिज्म की बात होने लगी, तो धीरे धीरे ये काम शुरू कर दिया था मनमोहन सिंह ने। और उसके बाद में उस सिलसिले को इसलिए चलाए रखना पड़ा कि भाई रशा टूट चुका था, हमारे पास कोई और बड़ी पावर थी नहीं, हम कहां जाते। तो फिर हम गए, लेकिन इतना ही है कि हम नाटो के सदस्य नहीं बने, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की जो जरूरत है उनको हमने अपने हिसाब से चलाया और अमेरिका को साथ लिया, ताकि हर छोटी बात पे भारत को बुली करने वाली ताकतों को कमजोर किया जा सके। पाकिस्तान जो पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में नजर आता था, और अमेरिका भी पाकिस्तान को अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ाता था। वो भी चाहता था कि अमेरिका को अगर हम जितना भी, भारत को अगर हमको अपने कंट्रोल में रखना है, तो पाकिस्तान को बीच बीच में हमको ऐसी शय देते रहना है कि वो कभी कश्मीर के मामले से, कभी किसी मामले से भारत के साथ में गड़बड़ करता रहे। अब हमारे सामने था कि हम एक तरफ चाइना के साथ खड़े हुए थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। तो रशिया हमें सिर्फ MiG-29 ही दे सकता है, और तो कुछ दे नहीं सकता है वो। अच्छा, उनकी इकोनॉमी भी बेचारों की इसी पर टिकी हुई है, हथियार इतने बनाए हैं उन्होंने कि उसके अलावा उनके पास बेचने को कुछ है नहीं। तो अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये, आप गुजरात के हैं, आप जानते हैं कि गुजरात का आदमी जो है वो बड़ा तिजारत में बड़ा तेज होता है, और उसको अपनी अपनी उस पे काबिलियत पे तो इनका भी सोच ये था कि जब तक आपकी तिजारत मजबूत ना हो, मुल्क के लोगों को दो वक्त का खाना ना मिले, तो आप कितना भी नेशनलिज्म की बात करते रहिए, वो नेशनलिज्म पेट नहीं भरेगा आपका। तो आप कितने भी राम मंदिर की बात करते रहिए, पेट नहीं भरेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान को सिर्फ अगर नमाज पढ़ने से और पूजा करने से पेट भर जाता, तो फिर तो बात ही क्या थी। तो शाम को तो आपको खाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक पॉलिसी थी, एक वक्त की जरूरत थी, हम नए नए आजाद हुए थे, हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव थे, गरीबी थी, भुखमरी थी, तो हमने ये तमाम सारी चीजें ओढ़ी। तो इन्होंने एक तरीके से इकोनॉमी को खोल दिया पूरी तरीके से। अब वो जो लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में इसी किस्म की चीजें बना के रखी हैं, तो उनका साफ देखिए, देश में ये हो जाएगा, हम अमेरिका के पिट्ठू बैठ रहे हैं। तो वो जो कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं, वो अपना राग अलापते रहते हैं, फैज की गजलें गाते रहते हैं, और वो शाम को जो पानी होता है 7 बजे के बाद का पीते हैं, और उसी पे फिर कम्युनिज्म चलता है, उसी पे उनका सोशलिज्म चलता है। बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। तो इस शख्स ने जिस तरीके से उसको बदला, उसमें इनको अमेरिका में एक साथी, अगर फैसला इस बात पे ही करना है कि भारत के मुसलमानों के साथ में बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हम इनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, तो अगर इतना ही है तो पाकिस्तान भारत में एक बात पे तय हो जाए कि भारत में जितने हिंदू हैं, और अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ बड़ा जारहाना बर्ताव हो रहा है, उनका मजहब खतरे में है और वो बेचारे बड़े परेशान हैं, तो वो भारत आ जाएं, और भारत में जितने मुसलमानों को लगता है कि भारत जो है बहुत ही इस्लाम के खिलाफ है और बड़ी कत्लो गारत हो रही है इस्लाम के नाम पे, तो वो अपनी मर्जी से जिस मुल्क में जाए चले जाएं। और पाकिस्तान में अगर उनकी पहली ख्वाहिश है तो वो वहां चले जाएं, वहां सेफ रहे, वहां इस्लाम भी ठीक रहेगा, और नमाज भी 5 वक्त पढ़ेंगे, रोजा नमाज भी रखेंगे, और वहां इस्लामी इस्लाम होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूं कि इससे ये साफ तो हो गया कि भारत के अंदर भी जो सरकारें थी, उन्होंने भी झूठे नारों की वजह से ऐसे लोगों को ताकत दी। और जब ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते हुए, तो हम इस बुनियाद पे, भारत का हिंदू खासतौर से, आज भी रिजल्ट आप कह रहे हैं कि अभी चल रहा है, वहां बहुत सारी चीजें हैं, 2-2.5 महीने थे, आज भी भारत में आप यकीन मानिए मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का हार जो है, वहां पे इसके बाद कैलिफेट स्थापित होने वाली है अमेरिका में, और फिर पूरी पूरी दुनिया का निजाम मुस्तफा अमेरिका से चलेगा, क्योंकि ट्रंप जो था बहुत ही एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान था, और उससे भी बड़ी उनकी ख्वाहिश है कि वो मोदी का दोस्त था। तो मोदी को तो मार नहीं पा रहे, तो कम से कम ट्रंप हार गया तो हम इस पे ही कुछ सुकून मनाएं। तो ये तो वो वाली बात है कि आपके घर में जो बहू है, उसको आप डांट नहीं पा रहे, तो आपने कहा कि चलो बेटी को डांटो, तो उससे बहू डर जाएगी। तो इनकी समस्या यह है कि अगर ट्रंप हार गया है, तो हम कम से कम, हमें इस बात की तो खुशी है कि मोदी को नहीं हरा पाए, तो हमने ट्रंप को हरा दिया। तो बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी की सीटें कम ज्यादा हो गई तो दुखी हो गए, कम हो गई तो देखो। तो ये एक सैडिस्ट प्लेजर है इस देश के मुसलमानों को, कि जो भी भारत को जो है गाली देगा, या जो भी भारत को हरा सकता है, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, वो चाहे नेपाल क्यों ना हो, वो बांग्लादेश क्यों ना हो, तो आप जब सैडिस्ट प्लेजर ढूंढने लगते हैं, तब ये दिक्कत होती है कि काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो भारत का वो अवाम जो शायद ट्रंप को जाती तौर पे बहुत पसंद भी नहीं करता होगा, उनको ट्रंप इसलिए पसंद है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। वो आर्टिकल 370 के फेवर में जो फैसला लिया गया, जो सीए का फैसला हुआ, उसमें अमेरिका ने
कोई दखल नहीं दी। और जब अमेरिका किसी मामले में नहीं बोलता है तो बहुत सारे मुल्क भी दुनिया के बद चुप हो जाते हैं, उनको लगता है, क्या कहते हैं कि इसमें नहीं बोल रहा है। नहीं तो जिनकी जिनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो मुल्क भी हमें को बताने लगते हैं, क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट क्या है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पता चल गया कि क्या है आतंकवाद का मजहब। तो जब तक हम कहते थे आरिफ भाई, तो लोग ये कहते थे, पूरा वेस्ट ये कहता था, नो 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 नो, दिस इज नॉट, नो नो, इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। वो टेररिज्म को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बता रहे थे। तो जब 9/11 में उनकी इमारत, जो उसके अमेरिका की शान की एक बहुत बड़ी पहचान थी, जब उसको जमीन दोष कर दिया, तो उन्होंने कहा नो 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 नो, इट इज ए टेररिज्म। तो उन्होंने अपनी मर्जी से टेररिज्म माना, अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर माना। तो अब जब हमने सोचा कि जब यही तय होना है, तो क्यों ना हम अमेरिका के साथ खड़े हों, और हमारे जो इंटरनल मामला थे जिसकी वजह से हम डरते हैं, क्योंकि यहाँ का मुसलमान भारत के हिंदुओं को या भारतीय हुकूमत को, वो जो 57 इस्लामिक मुल्क है और उनके पास तेल का एक टैप है, उससे भी डराते थे। इसीलिए इजराइल का मामला था, इसलिए इजराइल की बात ही नहीं कर सकते। आप फलस्तीन की बात करें तो पैलेस्टीन में मैंने देखा ना कितना अपीज किया हमारे यहाँ। तो इन बुनियादों की वजह से ट्रंप की हार को भारत का हिंदू इस वक्त इस एंगल से देखता है कि अगर ट्रंप कमजोर होंगे तो भारत में जो जिस तेजी से रिफॉर्म चल रहे हैं, खासतौर से चाहे 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, और जो दूसरे मामले हैं जिससे भारत की सोसाइटी के अंदर एक कंट्राडिक्शन है, गुस्सा है, वो प्रोग्राम रुक जाएंगे और थोड़ा नरेंद्र मोदी थोड़ा स्लो चलेंगे। ये उनकी सोच है। लेकिन मैं ये मानता हूं, और आप भी जानते हैं, कि अमेरिका को वहां का सदर नहीं चलाता। अमेरिका का सदर सिर्फ एक मास्क है। अमेरिका की जो इस किस्म की डॉक्ट्रीन होती है कि दुनिया में उन्हें किस नैरेटिव को खड़ा करना है, दुनिया में किन मुल्कों को खत्म करना है, दुनिया में किन मुल्क को जताना है, वो वहां कई सारे जो उनके इदारे हैं, चाहे वो CIA हो, वो तमाम लोग तय करते हैं और उसको बदलते नहीं। मुझे याद है कि ट्रंप साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, पहला चुनाव, तो उन्होंने कहा कि रशिया के साथ में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन CIA ने जब उनको डॉक्ट्रिन दिखाई कि ये आप नहीं कर सकते, इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो चुप हो गए। तो आज बिडेन साहब ने यहां तक कह दिया है कि हम अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी में कुरान शरीफ कंपलसरी करेंगे, इस्लाम की एजुकेशन कंपलसरी करेंगे। तो वो चुनाव को जीतने के लिए एक, जिसे कह सकते हैं कि एक स्लोगन है, एक नारा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिडेन साहब आ जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की पॉलिसी बदल जाएगी और वो चाइना के साथ दोस्त हो जाएंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएंगे और अमेरिका को पाकिस्तान को बड़ा फायदा। तो ये, क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा सोचते नहीं है, लिहाजा हम यही समझते हैं कि वो अपनी मुल्कों को छोड़ के हमारे हिसाब से अपने मुल्क की पॉलिसी बनाएंगे। उनके मुल्क की पॉलिसी है और जिसमें उनका मफाद है वो उसके साथ जाएंगे। उन्हें ना बीजेपी से इंटरेस्ट है, ना उन्होंने मुस्लिम लीग से इंटरेस्ट है, ना उन्हें नवाज शरीफ से इंटरेस्ट है, ना इमरान खान से इंटरेस्ट है, ना नरेंद्र मोदी से इंटरेस्ट है। जब तक चीजें उनके अपने इंटरेस्ट की होंगी, ये हमें तय करना है कि उनके इंटरेस्ट के अंदर से हम अपना इंटरेस्ट कितना निकाल सकते हैं, इतना ही भर है। लिहाजा ट्रंप को लेकर के थोड़ा सा मायूसी तो है हिंदुस्तान में, इस बात को लेकर के, खासतौर से कि भाई ट्रंप जो है वो उनका इलेक्शन गड़बड़ हो गया है, फिर वो वहां किस तरीके से पोस्टल बैलेट का फ्रॉड हुआ है, वो तमाम सारी चीजें चल रही हैं। लिहाजा अमेरिका के अंदर की कोई पॉलिसी बदलने वाली होगी, मैं इसको मानता नहीं हूं। और कोई एकदम कुछ पलट जाएगा ऐसा भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक, अगर अगर ट्रंप की हार होगी तो थोड़ा सा लोगों को ये लगेगा कि, और खासतौर से यहाँ वो जो नैरेटिव जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टाइप के जो पत्रकार हैं और जो मीडिया है वो ये सब चलाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो बिहार के चुनाव में भी अगर बीजेपी का कुछ 19-20 हुआ तो लोग कहेंगे कि लोगों ने मैंडेट दे दिया है 370 हटाने का। जो मैंडेट आपने 370 हटाया है उसके खिलाफ मैंडेट आया है। ये राम मंदिर का जो कोर्ट से उसके खिलाफ मैंडेट आया है। तो यहाँ तो कॉलेज का चुनाव भी अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो उसे वो फिर यही सब मैंडेट का खबर देती है और फिर उसका प्रचार होता है, उसको चारों तरफ फैलाया जाता है। तो ये मैं समझता हूं कि यूएस का चुनाव जो है, कोई लॉन्ग रन में भारत की पॉलिसी नहीं बदल सकता। और लॉन्ग रन में कोई भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते, क्योंकि ये बनिए लोग हैं, ये तिजारती लोग हैं, इनको पैसे से और रिश्ते से मतलब होता है। तो वो तिजारत में तो हमारा आदमी भी तेज है कि कितना देना है और कितना लेना है। तो चाहे वो फ्रांस हो या दूसरे दीगर देश हो, आज पूरी दुनिया में रिश्ते इसके ऊपर चलते हैं कि कितना आपको हमें फायदा हो सकता है और हमें आपसे कितना फायदा हो सकता है। आप लोगों को अपने यहाँ कितना मारते हैं, नहीं मारते हैं। अगर यही बुनियाद होती, इन्हीं रिश्तों की बुनियाद होती, तो चाइना में पूरा उघर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान के हर मुसलमान को नहीं पता? जो कम से कम इस्लाम का जो 24 घंटे लेकर के जीते हैं अपने हाथ में, उन्हें पता नहीं है कि वहां किस किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं।
क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? नमाज पढ़ने की पाबंदी है, दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, मोहम्मद साहब का नाम रखने की पाबंदी है, एक खास किस्म की गुंबद बनाने पे पाबंदी लगी हुई है। तो ये वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी चाइना के साथ इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान और भारत का सिर्फ इतना ही फर्क है सर कि पाकिस्तान ने हमेशा उन लोगों से दोस्ती की जो भारत के दुश्मन हैं। उसने इस बुनियाद पे दोस्ती नहीं की कि वो पाकिस्तान के हक में है या नहीं है। उसने सिर्फ इस बुनियाद पे दुनिया से दोस्ती की कि वो हिंदुस्तान का दुश्मन होना चाहिए, चाहे वो कोई हो। उस दुश्मनी की वजह से वो ये समझते थे कि हम भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसलिए भारत का जो भी दुश्मन लगता है उन्हें, वो उसके साथ चले जाते हैं। भले ही उनको कोई फायदा उससे होता नहीं है, क्योंकि जो इनके साथ दोस्ती रखता है पाकिस्तान के साथ, वो अपने एजेंडे के लिए रखता है। वो इनकी वजह से थोड़ी दुश्मन है कि भारत पाकिस्तान जो है भारत का दुश्मन है, इसलिए चाइना ने उससे दोस्ती की। उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसको अपनी कॉरिडोर बनानी है, उसे भारत के साथ भी संबंध रखने हैं उससे, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट भारत है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए उसके साथ रिश्ते हैं। तो ये रिश्ते तो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ये बॉर्डर का मामला है, चलता रहेगा।